दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ हिस्ट्री पॉइंट में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 हिस्ट्री का यह आपका तीसरा अध्याय जो चल रहा है। 2 पाठ हमने पहले ही कर दिया है। अब हम तीसरे पाठ में देखेंगे और आज हम इस वीडियो को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। और 2 पाठ में हमने देखा कि हिटलर का उदय, नासीवाद का उदय, अंत और जो है यहाँ पर हिटलर का जो है अंत होता है और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। उसके बाद हम देखेंगे नाज़ियों का जो है विश्व दृष्टिकोण कैसा था। और यहाँ पर हम पढ़ेंगे पूरा, और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि हिटलर का जो उसके बाद क्या होता है। उसके बाद जब उसकी मृत्यु होती है तो उसके बाद उस समय की जो दृष्टिकोण थी वो कैसा होता है। चलिए आगे हम देखते हैं क्या है नाज़ियों का विश्व दृष्टिकोण। तो नाज़ियों ने जो अपराध किए वो एक खास तरह के मूल मान्यताओं, एक खास तरह के व्यवहार से संबंधित थे। नाज़ी विचारधारा हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची था। क्या था? विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची था। जो नाज़ी विचारधारा था, नाज़ी क्या था आपको पता है? हिटलर का जो पार्टी बनाया था उसी का नाम क्या था? नाज़ी। जो शुरुआती अक्षर था नाज़ी का वही इसका पर यहाँ पर इसका नाम हो गया नाज़ी। और यह जो विचारधारा नाज़ी जो विचार जो भी लोग उसमें थे उसमें जो है हिटलर के विश्व दृष्टिकोण का पर्यायवाची लोग हो गए। इस विश्व दृष्टिकोण में सभी समाजों को बराबरी का हक नहीं था। उसमें जो है सभी के समाज के जो भी लोग होते थे उनको बराबर का हक नहीं था। वो नस्ली आधार पर या तो बेहतर थे या कमतर थे, या ज़्यादा थे या बहुत ही कम थे। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड नीली आंखें वाले, ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है। इस नज़रिए में ब्लॉन्ड मतलब जो नीली आंखें वाले हैं, नार्किड जर्मन आर्य सबसे ऊपरी और यहूदी सबसे निचली पायदान पर थे। जो नीली आंख था जिनका वो सबसे ऊपर थे, जो यहाँ पर यहूदी थे वो क्या थे? सबसे नीचे थे। और यहाँ पर जर्मन जो नार्डिक जर्मन आए थे वो सबसे ऊपर में थे। आगे हम देखेंगे तो नीचे में कौन? तो यहूदियों को नस्ल विरोधी यानी आर्यों का कट्टर जो है शत्रु माना जाता था। बाकी तमाम समाजों को उनके बाहरी रंग रूप के हिसाब से जर्मन आर्यों और यहूदियों के बीच में रखा गया। और जो बाहर के समाज के लोग होते थे जो उनको क्या कहा गया? जो बाहरी रंग रूप के लोग होते थे उनको जर्मन आर्य और यहूदी के बीच में उसको रखा गया। ये जर्मन आर्य हैं, यहूदी हैं, तो ये बीच में जो अलग के हैं वो। हिटलर की नस्ली सोच चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर जैसे विचारकों के सिद्धांतों पर आधारित थी। डार्विन प्रकृति विज्ञानी थे जिन्होंने विकास और प्राकृतिक चयन की अवधारणा के जरिए पौधों और पशुओं की उत्पत्ति की व्याख्या का जो है प्रयास किया। कौन? तो डार्विन। और ये जो है क्या थे? ये थे प्रकृति विज्ञानी। और इन्होंने कहा कि विकास और प्राकृतिक जो है इन्होंने चयन की और अवधारणा के जरिए जो प्राकृतिक और विकास का चयन करके उन अवधारणाओं में जो है पशु पौधा की उत्पत्ति ये सब जो है इनकी जो है व्याख्या उन्होंने करने की प्रयास की। बाद में देखिए हर्बर्ट स्पेंसर आते हैं। उन्होंने कहा अति जीविता का सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या दिया? अति जीविता का सिद्धांत दिया। बहुत बार क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जाते हैं। हो गया आपका ये मतलब सर्वाइवल ऑफ द फिटेंस। ये जो है फिटेस्ट नाम का जो है ये सिद्धांत देते हैं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। और इसे हिंदी में आप यहाँ नाम रखेंगे अति जीविता का सिद्धांत। जो सबसे योग्य है वही जिंदा बचेगा, यह विचार दिया उन्होंने। जो सबसे योग्य है वही बचेगा, ये इनका विचार था। इस विचार का मतलब यह था कि जो प्रजातियां बदलती हुई वातावरणीय परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकती है वही पृथ्वी पर जिंदा रहती है। यहाँ हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया कहा था। उसमें इंसानी हस्तक्षेप की वकालत कभी नहीं की। लेकिन नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने पराजित समाजों पर जो है अपनी साम्राज्यवादी शासन को सही ठहराने के लिए डार्विन के विचारों का सहारा लिया। नाज़ियों की दलील बहुत सरल थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर है वह जिंदा रहेगी।
कमज़ोर नस्लें खत्म हो जाएगी। आर्य नस्ल सर्वश्रेष्ठ है, उसे अपनी शुद्धता बनाए रखनी है, ताकत हासिल करनी है और दुनिया पर वर्चस्व कायम रखना है। ये सारे जो हैं आपको क्वेश्चन में जो है पूछे जाते हैं। ये विचार किसके थे और क्यों जो है नासियों का सोच ऐसा हुआ। एक डार्विन हुए और एक कौन थे, तो एक थे जो हैं डार्विन हुए और एक हुए हर्बर्ट स्पेंसर। ये दोनों विचारक जो अपने अपने विचारक हैं और इन्हीं के विचारकों को एक नास्ती जो कहता है कि जो सर्वश्रेष्ठ है वही यहाँ पर जिंदा रहेगा, मतलब जिसके पास योग्यता है वही यहाँ पर जिंदा रहेगा। ये किसने कहा, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा, जिसके पास योग है वही रहेगा। और यहाँ पर देखिए दूसरा बात ये है कि चार्ल्स डार्विन ने क्या कहा, तो चार्ल्स डार्विन का जो है विचार था कि यहाँ पर आपको जो नासी जो थे ये क्या किए, देखिए नासी जो डार्विन, यहाँ पर देखिए डार्विन ने चयन के सिद्धांत को एक विशुद्ध प्राकृतिक प्रक्रिया का, मतलब प्रकृति में है, तो आप जो हैं वही प्रकृति के द्वारा ही आपका ये सारा जो हो रहा है, ये जो भी है जो सर्वश्रेष्ठ है वो प्रकृति के द्वारा दिया गया है, ना कि आप। तो ये उनके द्वारा कहा गया। और इन्हीं का जो है नस्लवादी जो विचारक हैं वो सारे इन्हीं का सहयोग लेते हैं, सहारा लेते हैं, विचारों डार्विन का सहारा ले लेते हैं। और जो है यहाँ पर कौन कहता है, लेनिन जो समाजवादी जो भी लोग थे, नास्तिवादी लोग जो थे, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जो नस्लवादी विचारकों और राजनेताओं ने जिसको पराजित समाजों और अपने समाजवादी शासनों को सही ठहराने के लिए किसका सहारा लिया, तो डार्विन का सहारा लिया। और नासियों की दलील बहुत सरल थी, क्या थी, जो नस्ल सबसे ताकतवर होगा वही क्या होगा, जिंदा रहेगा। जो नस्ल सबसे ताकतवर रहेगा वही जिंदा रहेगा, और जो भी बाकी नस्ल है वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इसमें आर्य सबसे ताकतवर है, सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए उसको अपनी शुद्धता बनाए रखनी चाहिए और जो है उसको क्या करना चाहिए, और उसको अपना वर्चस्व कायम रखना चाहिए, दुनिया में जो है वर्चस्व। आगे देखेंगे हम हिटलर की विचारधारा का दूसरा पहलू क्या था। दूसरा पहलू था यहाँ पर लेवेन स्ट्राउम या जीवन परिधि की भू राजनीतिक अवधारणाओं से संबंधित था। वह मानता था कि अपने लोगों को बसाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों पर कब्जा कर जरूरी है। इससे मातृ देश का क्षेत्रफल भी बढ़ेगा और नए इलाकों में जाकर बसने वालों को अपने जन्म स्थान के जो है साथ गहरे संबंध बनाए रखने में मुश्किल भी पेश नहीं आएगी। हिटलर की नज़र में इस तरह जर्मन राष्ट्र के लिए संसाधन और बेहिसाब शक्ति इकट्ठा की जा सकती थी। पूर्व में हिटलर जर्मन सीमाओं को और फैलाना चाहता था ताकि जर्मन और भौगोलिक दृष्टि से एक ही जगह इकट्ठा किया जा सके। पोलैंड इस धारणा की पहली प्रयोगशाला थी। पोलैंड क्या था, इसका पहला प्रयोगशाला था, हमला इसी पर करता है। आगे यहाँ पर कुछ दिया गया है, स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। स्रोत कौ है कि यह पृथ्वी ना तो किसी को हिस्से में मिली है ना ही तोहफे में, नियति ने यह जो है उन्हें सौंपी है। जिनके हृदय में इसको जीत लेने का, इसको बचाए रखने का साहस है और जिनके पास इस पर हल चलाने की उद्यमशीलता है, इस दुनिया का सबसे बुनियादी अधिकार है जीवन का अधिकार, बशर्ते किसी के पास उसे हासिल करने की ताकत हो। इस अधिकार के आधार पर एक ऊर्जावान राष्ट्र अपने भूभाग को अपनी जनसंख्या के हिसाब से फैलाने के रास्ते ढूंढ लेगा। ये हिटलर का जो है लिखा गया है, और यह जो है हिटलर सीक्रेट बुक इसमें जो है संख्या नंबर इतना है, और टेलफोर्ड टिलर के द्वारा लिखे गए ये बुक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मंसूबों के बारे में, हिटलर के मंसूबों के विचार के बारे में यहाँ पर बताना आपको है। नए शब्द ने आपको मिला जो नया शब्द है वो मिला आपको नॉर्डिक जर्मन आर्य, मतलब आर्य बताए जाने वाले की एक शाखा। ये लोग उत्तरी यूरोपीय देशों में रहते थे और जर्मन या मिलते जुलते मूल के लोग थे। ब्लांड क्या है था, नीली आँखों और सुनहरे बालों वाले लोग होते जो थे, नीली आँख और सुनहरे बाल। अब हम पढ़ेंगे नस्लवादी राज्य की स्थापना।
क्या है, तो सत्ता में पहुंचते ही नासियों ने जो है शुद्ध जर्मनी के विशिष्ट नस्ली समुदाय की स्थापना के सपने को लागू करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने विस्तारित जर्मन साम्राज्य में मौजूद उन समाजों या नस्लों को खत्म करना शुरू किया जिन्हें वे अवांछित मानते थे। नाज़ी शुद्ध और स्वस्थ नार्डिक आर्यों का समाज बनाना चाहते थे और उनकी नज़र में केवल ऐसे ही जो हैं लोग वांछित थे। केवल ये ही लोग थे जिन्हें तरक्की और वंश विस्तार का योग माना जाता था, बाकी सब अवांछित थे। इसका मतलब यह निकला कि ऐसे जर्मन को भी जिंदा रहने का कोई हक नहीं जिन्हें नात्सी अशुद्ध या असामान्य मानते थे। यूथनेजिया मतलब दया मृत्यु कार्यक्रम के तहत बाकी नासी अफसरों के साथ साथ हेलमुट के पिता ने भी असंख्य ऐसे जर्मनों की मौत के घाट उतारा था जिन्हें वह मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मानते थे। यहाँ पर देख सकते हैं कौन, तो हेलमुट के पिता भी जो थे, जिसको अयोग्य मानते थे, उसको उन्होंने मौत के घाट उतारे थे और खुद को गोली मारी थी। यहाँ पर देखिए पुलिस के पहरे में जो है ऑस्विट्ज़ भेजे जा रहे जिप्सी 1943-44 में। देखिए केवल यहूदी ही नहीं थे जिन्हें अवांछितों की श्रेणी में रखा गया था, इनके अलावा कई नस्लें थीं जो इसी नियति के लिए अभिशप्त थी। जर्मनी में रहने वाले जिप्सियों और ओसेतों को पहले ही जर्मन नागरिकता छीन ली गई और बाद में उन्हें मार दिया गया। रूसी और पोलिश मूल के लोगों को भी मनुष्य से जो है कमतर माना गया। जब जर्मनी ने पोलैंड और रूस के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया तो स्थानीय लोगों को भयानक परिस्थितियों में गुलामों की तरह काम पर झोंक दिया गया। उन्हें इंसानी बर्ताव के लायक नहीं माना जाता था। उसमें जो है बहुत सारे बेहिसाब काम के बोझ और भूख से ही मर गए थे। जो नासी जर्मन में सबसे बुरा हाल यहूदियों का हुआ। यहूदियों के प्रति नासियों की दुश्मनी एक जो है आधार यहूदी के प्रति ईसाई धर्म और मौजूद परंपरागत घृणा थी। ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह और यहूदियों ने ही मारा है। क्या है, ईसाइयों का आरोप था कि ईसा मसीह को यहूदी ने ही मारा है। ईसाइयों की नज़र में यहूदी जो है आदतन हत्यारे और सूदखोर थे। कौन थे? यहूदी जो हैं हत्यारे और सूदखोर थे। मध्यकाल तक यहूदियों को जमीन का मालिक बनने का जो है कि मनाही थी। ये लोग मुख्य रूप से व्यापार और धन उधार देने का धंधा करके अपना गुजारा चलाते थे। वे बाकी समाज से अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें क्या कहा जाता था? जिन्हें घेटो कहा जाता था। जिन्हें घेटोज मतलब घेटो कहा जाता था, यानी दरवा कहा जाता था। नस्ल संहार के जरिए ईसाई बार बार उनका सफाया करते रहते थे यहूदी का, और उनके खिलाफ जब तब संगठित हिंसा की जाती थी और उन्हें उनकी बस्तियों से खदेड़ दिया जाता था। लेकिन ईसाईयत ने उन्हें बचने का एक रास्ता फिर भी दिया हुआ था। यह धर्म परिवर्तन का रास्ता था। आधुनिक काल में बहुत सारे यहूदियों ने ईसाई धर्म अपना लिया और जानते बूझते हुए जर्मन संस्कृति में ढल गए। लेकिन यहूदियों के प्रति हिटलर की घृणा तो नस्ल के चरम वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित थी। इस नफरत में यहूदी समस्या का हल धर्मांतर से नहीं निकल सकता था। हिटलर की दृष्टि में इस समस्या का सिर्फ एक ही हल था, यहूदियों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, मतलब समाप्त कर दीजिए, उसको मार दीजिए। अब आगे यहाँ पर कुछ जो एक शब्द है उसको पहले इसको समाप्त करते हैं, तब उसको वहाँ पर हम नए शब्द को देखेंगे और स्रोत को देखेंगे। देखिए सन 1933 से 38 तक जो है नासियों ने यहूदियों को तरह तरह से आतंकित किया, उन्हें दरिद्र कर जो है आजीविका के साधनों से हीन कर दिया और उन्हें शेष समाज से अलग थलग कर डाला। यहूदी देश छोड़कर जाने लगे। 1939 से 45 के दूसरे दौर में यहूदियों को कुछ खास इलाकों में इकट्ठा करने और अंततः पोलैंड में बनाए गए गैस चैम्बरों में ले जाकर मार देने की रणनीति बनाई गई। यहाँ पर देखेंगे जो एक खास शर्त है कि पृथ्वी को लगातार राज्यों के बीच बांटा जा रहा है।
और उनमें से कई तो महाद्वीप जितने बड़े हैं। ऐसे युग में हम किसी ऐसी विश्व शक्ति की बात नहीं सोच सकते जिनका राजनीतिक मात्र देश केवल 500 वर्ग किलोमीटर जैसे वाहियात से क्षेत्रफल में सिमटा हुआ है। ये हिटलर मेन क्रॉम्प्ट में लिखा, पृष्ठ संख्या 644। नया शब्द आप यहाँ पर देखिए, जिप्सी। मतलब जिप्सी के नाम से श्रेणीबद्ध किए गए समूहों की अपनी सामुदायिक पहचान थी। और सिंती और रोमा ऐसे ही दो समुदाय थे। कौन थे? तो सिंती और रोमा। सूदखोर मतलब कि बहुत ज़्यादा ब्याज वसूल करने वाले महाजन होते थे। इस शब्द का पर्याय जो है गाली के रूप में प्रयोग किया जाता था। घेटो मतलब किसी समुदाय को औरों से अलग थलग करके रखना घेटो कहलाता है। अब देखिए अगला है नस्ली कल्पनालोक मतलब यूटोपिया क्या है? तो युद्ध के साय में नाज़ी अपने कातिलाना नस्लवादी जो है कल्पनालोक या आदर्श विश्व के निर्माण में जो है लग गए। जनसंहार और युद्ध एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। पराजित पोलैंड को पूरी तरह तहस नहस कर दिया गया। उत्तर पश्चिम पोलैंड का ज़्यादातर हिस्सा जर्मनी में मिला लिया गया। पोलैंड के लोगों को अपने घर और माल और असबाब छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया गया ताकि जर्मनी के कब्जे वाले यूरोप में रहने वाले जर्मन को वहां ले जाकर बसाया जा सके। इसके बाद पोलैंड वासियों को मवेशियों की तरह खदेड़ कर जनरल गवर्नमेंट नामक दूसरे हिस्से में पहुंचा दिया गया। जर्मन साम्राज्य में मौजूद तमाम अवांछित तत्वों को जनरल गवर्नमेंट नामक इसी इलाके में लाकर रखा जाता था। पोलैंड के बुद्धिजीवियों को बड़े पैमाने पर मौत के घाट उतार दिया गया। यह पूरे पोलैंड के समाज को बौद्धिक और आध्यात्मिक स्तर पर गुलाम बना लेने की चाल थी। आर्य जैसे लगने वाले पोलैंड के बच्चों को उनके माँ बाप से छीनकर जांच के लिए नस्ल विशेषज्ञों के पास पहुंचा दिया गया। अगर वे नस्ली जांच में कामयाब हो जाते तो उन्हें जर्मन परिवारों में पाला जाता, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें अनाथ आश्रमों में डाल दिया जाता, जहां जो है उनमें से ज़्यादातर मर जाते थे। जनरल गवर्नमेंट में कुछ विशालतम घेटो गैस चैम्बर भी थे। इसलिए यहाँ यहूदियों को बड़े पैमाने पर मारा जाता था। यहीं पर जो है लाकर गेटों में जाकर विशालतम गेटो और गैस चैम्बर थे, वहाँ पर उनको मारा जाता था। यहाँ पर जो है कुछ शब्द दिए गए हैं। क्रियाकलाप आपको करना है कि जर्मन नाज़ी के अवांछित क्रियाकलापों में न्यूरेमबर्ग कानूनों का क्या मतलब है, और इसमें जो है अहसास कराने के लिए जो है वह अवांछित हैं, और कौन कौन से कानून कदम उठाए गए। देखिए यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्या क्या है। तो यहूदियों के यहाँ पर दिए गए मालगाड़ी में जो है चैम्बरों में ले जाने वाली एक मालगाड़ी थी जो लोगों को ले जाती थी। देखिए मौत का सिलसिला कैसे शुरू होता है, एक ग्राफ से आपको यहाँ पर बताया गया है। क्या है? पहला चरण बहिष्कार 1933 से 39। हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। ठीक, देखिए इसका जो है अधिकार क्या? न्यूरेम वर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935। पहला, जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य का संरक्षण मिलेगा। दूसरा, यहूदियों और जर्मन के बीच विवाह पर पाबंदी रहेगी। तीसरा, यहूदियों और जर्मन के बीच विवाहेतर संबंधों को अपराध घोषित किया गया। चौथा, यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी लगा दी गई। ये कानून बनाए गए न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार जो था उसमें ये सारे 4 पॉइंट कहे गए। अगला देखेंगे जो अन्य कानूनी उपाय थे, जिसमें पहला है कि यहूदी व्यवसायों का बहिष्कार, सरकारी सेवाओं से निकाला जाना। तीसरा है यहूदियों की संपत्ति की कब्जा जो है जब्ती और बिक्री। यहाँ पर देख सकते हैं पार्क में रखा एक बेंच है, केवल ये आर्यों के लिए है, लिखा गया यहाँ पर है। देखिए इसके अलावा जो है नवंबर 1938 में एक जनसंहार में यहूदियों की संपत्ति को तहस नहस कर दिया गया, लूटा गया। उनके घरों पर हमले हुए, यहूदी प्रार्थना घर जो थे जला दिए गए और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से जाना गया था।
इसको क्या कहा गया? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के नाम से याद किया जाता है। ये चित्र जो देख रहे हैं आप, ये चित्र है, इस संकेत पट में ऐलान किया जा रहा है कि उत्तरी समुद्र स्नान क्षेत्र यहूदियों से मुक्त है। उत्तरी जो है क्षेत्र वो यहूदी से मुक्त है। अब आगे एक चित्र यहाँ पर और है, दूसरा देखेंगे। मेरे पास बेचने के लिए बस यही है, घेटों के लोगों के पास जीने का कोई रास्ता नहीं बचा। यहाँ पर दूसरा चंद देखिए, दरबारबंदी है, और जिसको दूसरा चरण बोलते हैं 1940 से 44 के बीच। तुम्हें हमारे बीच रहने का कोई हक नहीं। सितंबर 1941 से सभी यहूदी को हुक्म दिया गया कि वह डेविड या पीला सितारा अपनी छाती पर लगा कर रखेंगे। अपने यहूदी पर को कहा गया पीला सितारा, और जो है डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर वो लगा कर रखेंगे, और उनके पास पासपोर्ट, तमाम कानूनी दस्तावेज और घरों के बाहर भी यह पहचान चिन्ह छिपा दिया गया, और जो है चिन्ह जो है छाप दिया गया। और क्या किया गया था? और जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोड्स एवं वारसा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। ये बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ ही समय में जो है घेटो बस्तियां में वंचना, भूखमरी, गंदगी और बीमारियां का साम्राज्य व्याप्त हो गया। तीसरा चरण है सर्वनाश, जो कि है 1941 के बाद। तुम्हें जीने का अधिकार नहीं। ये देख रहे हैं, भागने की कोशिश में मौत होती है। यातना गृह के चारों तरफ लगे तारों में करंट दौड़ता रहता है। इसमें जो है भागा तो मृत्यु हो जाती है। ये गैस चैम्बर के बाहर जो है कपड़ों के ढेर हैं, जिसकी मृत्यु होती है। ये गैस चैम्बर में कपड़ों के ढेर यहाँ पर गए। देखिए, समूचे यूरोप में यहूदी मकानों, यातना गृहों और घेटी बस्तियों में रहने वाले यहूदियों को मालगाड़ियों में भर भर के मौत के कारखानों में लाया जाने लगा। पोलैंड तथा अन्य पूर्वी इलाकों में मुख्य रूप से बेलचेक, ऑश्विट्ज़, सोबिबोर, त्रेमलिका, चेलमन्नो तथा मायदानिक में उन्हें गैस चैम्बरों में झोंक दिया गया। औद्योगिक और वैज्ञानिक तरीकों के सहारे बहुत सारे लोगों को पलक झपकते मौत के घाट उतार दिए गए। ये दृश्य आप देख सकते हैं। ये दृश्य है एक यातना गृह का। ये एक दृश्य है यातना गृह का। कैमरा मौत के मैदानों में खूबसूरत बना सकता है। कैमरा जो है मौत के मैदानों को भी खूबसूरत बना सकता है। ये देख सकते हैं अंतिम समाधान से पहले कैदियों से छीने गए जूते। अब चौथा आपका है नात्सी जर्मनी में युवाओं की स्थिति। क्या थी स्थिति वहाँ की? युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुँच चुकी थी। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नात्सी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नात्सी विचारधारा की घुट्टी पिलाना बहुत जरूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर पूरा नियंत्रण आवश्यक था। नासीबाद के दौरान स्कूलों में क्या हो रहा था? तमाम स्कूलों में सफाई और शुद्धिकरण की मुहिम चलाई गई। यहूदी या राजनीतिक रूप से विश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में मौत के घाट उतार दिया गया। बच्चों को अलग अलग बिठाया जाने लगा। जर्मन और यहूदी बच्चों को जो है एक साथ ना तो बैठ सकते थे और ना ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी यहूदियों को जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूलों से निकाल दिया गया। 40 के दशक में जो है उन्हें गैस के चैम्बरों में झोंक दिया गया। ये चित्र देख सकते हैं जिसमें जो है यहूदी विरोधी विषयों की पढ़ाई को दर्शाता है। कक्षा जो है एक है अनसट हीमर, जो न्यूमेनबर्ग डेयर स्टूमर 1938 द्वारा रचित डेयर गिफ्ट पिल्ज बिसैला मशरूम पृष्ठ संख्या 7 में ये जो शीर्षक है। और यहूदी नाक सिरे पर मुड़ी हुई, यह अंग्रेजी अंग के 6 में दिखाती है।
अगला यहाँ पर हम देखेंगे क्या होता है। तो बच्चे को झोंक दिए जाते हैं। एक चित्र यहाँ पर और है, इससे पहले हम ये पढ़ेंगे। देखिए, अच्छे जर्मन बच्चों को नासी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। यह विचारधारात्मक परीक्षण की एक लंबी प्रक्रिया थी। स्कूली पाठ्य पुस्तकों को नए सिरे से लिखा गया। नस्ल के बारे में प्रचारित नासी विचारों को सही ठहराने के लिए नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और गणित की कक्षाओं में भी यहूदियों की एक खास छवि गढ़ने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वे वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफरत और हिटलर की पूजा करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का परीक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला और ताकतवर और मर्दाना बनाता है। ये देख सकते हैं कि बच्चों को जो है हंसी ठिठोली के बीच यहूदी शिक्षक और यहूदी विद्यार्थियों के स्कूल से निकाला जा रहा है। ये निकाले जा रहे बच्चे। देखिए, ये अलविरा वाउरा जो यहाँ पर लिखा गया है, रचित द्वारा जो किनेम जोड ऑफ गुरनर हिद और इन विलर वुश फ्रोल ग्रास उल क्योम ग्रीन हीथ में किसी यहूदी पर यकीन ना करो। छोटे बड़ों के लिए एक चित्र यहाँ पर दर्शाए गए हैं। आगे है कि जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चे को युगफोंग में दाखिल करा दिया जाता था। 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चे को नासियों के युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी पड़ती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता व हिंसा, लोकतंत्र निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों एवं व अन्य अवांछितों से घृणा का सबक सीखते थे। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक परीक्षण के बाद जो है 18 वर्ष की उम्र में वे लेबर सर्विस मतलब श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में काम करना पड़ता था और किसी नासी संगठन की सदस्यता लेनी पड़ती थी। यहाँ पर जो है युगफोंग नाम दिया गया है, जो 14 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे के लिए नासी युवा संगठन था, उसी का नाम युगफोंग था। अब आगे यहाँ पर है कि कैसा रवैया किया जाता है क्रियाकलाप में, आप सोचकर बता सकते हैं। ये जो है एक क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। देखिए, गाथ स्रोत में क्या है, तो 6 से 10 साल तक की उम्र के सभी लड़कों को नासी विचारधारा का शुरुआती परीक्षण दिया जाता था। परीक्षण जो है पूरा होने पर उन्हें हिटलर के प्रति निष्ठा की यह शपथ लेनी पड़ती थी। हमारे फ्यूलर का प्रतिनिधित्व जो है करने वाले एक इस रक्त ध्वज उपस्थित में शपथ लेता हूँ, मेरी सारी ऊर्जा और मेरी सारी शक्ति हमारे देश के रक्षक एडोल्फ हिटलर को समर्पित है। मैं उनके लिए अपना जीवन देने को इच्छुक और तैयार हूँ। ईश्वर मेरी मदद करे। ये जो है लिखा गया किताब जो है द राइज एंड फॉल ऑफ द अर्थ राइक से उद्धृत है। ये बच्चे को देख सकते हैं, मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे जिन्हें गैस से मार दिया जाएगा। दूसरा घाव है कि जर्मन लेबर जो फ्रंट प्रमुख रॉबर्ट ने कहा था, हम तभी से काम शुरू कर देते हैं जब बच्चा 3 साल का होता है। जैसे ही वह जरा सा भी सोचने लगता है, उसे जो है लहराने के लिए एक छोटा सा झंडा थमा दिया जाता है। इसके बाद स्कूल, हिटलर यूथ और सैनिक सेवा का नंबर आता है। लेकिन यह सब कुछ पूरा हो जाने के बाद भी हम किसी को छोड़ते नहीं। लेबर फ्रंट उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। कौन? तो लेबर फ्रंट। चाहे उन्हें जो है अच्छा लगे या बुरा, कब्र तक जो है यह उनका पीछा नहीं छोड़ता। कब्र तक जो है, चाहे उनको अच्छा लगे ये बुरा, कब्र तक उनका पीछा ये नहीं छोड़ता। यहाँ पर देख सकते हैं एक बच्चे को दिखाया गया है जो कि वांछित बच्चे हैं और जिन्हें बच्चे की संख्या हिटलर बढ़ाना चाहता था, जो वांछित बच्चे होते थे। यहाँ पर एक बच्चे को दिखाया गया है कब्जे वाले यूरोप से अधिकृत पोलैंड में बसाने के लिए भेजा जा रहा एक शिशु अपनी माँ के साथ।
यहाँ पर क्रियाकलाप करना है, कल्पना करना है। और नाज़ी जर्मनी में रहने वाले यहूदी या पोलिश मूल के मूल व्यक्ति और सितंबर 1941 में जी रहे हैं और अभी कानून बनाया गया है और कानून बनाया गया है कि यहूदियों को डेविड का तगमा पहनकर रहना होगा और ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन के एक दिन का ब्यौरा लिखिए। आप अगर किसी स्थिति में रह रहे हैं, डेबिट पहनकर अपना एक छाप लगा कर रह रहे हैं, तो इसी स्थिति में आप कैसा अनुभव करेंगे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर अगला टॉपिक है, आपका क्वेश्चन नहीं है, अगला टॉपिक है कि नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। कब हुआ था? नाज़ी यूथ लीग का गठन 1922 में हुआ था। 4 साल बाद उसे हिटलर यूथ का नाम दिया गया। किसका हिटलर यूथ नाम दिया गया? तो नाज़ी यूथ का। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी युवा संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और बाद में उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मातृत्व और नाज़ी सोच। देखिए, नाज़ी जर्मनी में बच्चे को बार बार यह बताया जाता था कि औरतें बुनियादी तौर पर मर्दों से भिन्न होती हैं। उन्हें समझाया जाता था कि औरत मर्द के लिए समान अधिकारों का संघर्ष गलत है, यह समाज को नष्ट कर देगा। इसी आधार पर लड़कों को आक्रामक, मर्दाना और पत्थरदिल होना सिखाया जाता था, जबकि लड़कियों को यह कहा जाता था कि उनका फर्ज एक अच्छी माँ बनना और शुद्ध आर्य रक्त वाले बच्चे को जन्म देना और उनका पालन पोषण करना है। नस्ल की शुद्धता बनाए रखने, यहूदियों से दूर रहने और घर संभालने और बच्चों को नाज़ी मूल्य मान्यताओं की शिक्षा देने का दायित्व उन्हें ही सौंपा गया। आर्य संस्कृति और नस्ल की ध्वजवाहक वही थी। कौन? तो महिलाएं। 1933 में हिटलर ने कहा, मेरे राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक माँ। लेकिन नाज़ी जर्मनी में सारी माताओं के साथ भी एक जैसा बर्ताव नहीं होता था। जो औरतें नस्ली तौर पर अवांछित बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें दंडित किया जाता था, जबकि नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देने वाली माताओं को इनाम दिए जाते थे, जो वांछित बच्चे होते थे। ऐसी माताओं को अस्पताल में विशेष सुविधाएं दी जाती थी, दुकानों में उन्हें ज़्यादा छूट मिलती थी और थिएटर व रेलगाड़ी के टिकट उन्हें सस्ते मिलते थे। हिटलर ने खूब सारे बच्चों को जन्म देने वाली माताओं के लिए वैसे ही तगमे देने का इंतजाम किया था जिस तरह के तगमे सिपाहियों को दिए जाते थे। 4 बच्चों पैदा करने वाली माँ को कांसे का और 6 बच्चे पैदा करने वाली माँ को चांदी और 8 बच्चे या उससे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को सोने का तगमा दिया जाता था। देख सकते हैं कैसे अगर बच्चे सबसे ज़्यादा जैसे को होगा वो सोना, उसके बाद है जो 6 होंगे उसको चांदी और जो 4 होंगे उसको कांसे का तगमा दिया जाता था। निर्धारित आचार संहिता का उल्लंघन करने वाली आर्य औरतों की सार्वजनिक रूप से निंदा की जाती थी और उन्हें करादंड दिया जाता था। बहुत सारी औरतें को गंजा करके, मुंह पर कालिख पोत कर और उनके गले में तख्ती लटका कर पूरे शहर में घुमाया जाता था। उनके गले में लटकी तख्ती पर लिखा होता था, मैंने राष्ट्र के सम्मान को मलिन किया है। यह आपराधिक कृत्य के लिए बहुत सारी औरतों को न केवल जेल की सजा दी गई, बल्कि उनमें तमाम नागरिक सम्मान और उनके पति व परिवार भी छीन लिए गए। यहाँ पर कुछ स्रोत हैं। देखिए, जो न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में औरतों को संबोधित करते हुए 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने क्या कहा था। देखिए, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे, क्या कहा था हिटलर का। तो 8 सितंबर 1934 को हिटलर ने कहा था, हम इस बात को अच्छा नहीं मानते कि औरतें मर्द की दुनिया में उनके उसके मुख्य दायरे में दखल दें। हमारी नज़र में यह कुदरती बात है कि ये दोनों दुनिया एक दूसरे से अलग अलग हैं। जिस तरह मर्द अपने साहस के रूप में युद्ध के मोर्चे पर अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देता है, उसी तरह औरतें अपने अनंत आत्म बलिदान, अनंत पीड़ा और दर्द के रूप में अपना योगदान देती है। हर बच्चा जो औरत संसार में लाती है वह उसके लिए एक युद्ध ही है, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए औरत द्वारा छेड़ा गया युद्ध।
ये जो है हिटलर के द्वारा औरत के लिए कहा गया यह शब्द है। अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रचार की कला। नाज़ी शासन ने भाषा और मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया और उसका ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया। उन्होंने अपने तौर तरीकों को बयान करने के लिए जो शब्द ईजाद किए थे वे न केवल भ्रामक बल्कि दिल दहला देने वाले शब्द थे। नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का कभी इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार, अंतिम समाधान मतलब यहूदियों के संदर्भ में और यूथेनेजिया, विकलांगों के लिए चैन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। यहूदियों के लिए क्या था तो अंतिम समाधान, और विकलांगों के लिए क्या था तो यूथेनेजिया। ये शब्द थे। वो हत्या का जो है यहाँ पर मौत और हत्या का कोई जो है शब्द का इस्तेमाल नहीं करता है। सामूहिक हत्याओं को विशेष व्यवहार और अंतिम समाधान जो यहूदी के लिए होता था उसके संदर्भ में, और विकलांगों के लिए वो यूथेनेजिया शब्द का प्रयोग करता था। चैन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का उन्होंने चैन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों से व्यक्त किया जाता था। चैन और मुक्ति आदि शब्दों से उनका व्यक्त किया जाता था। देखिए इवैक्यूएशन मतलब खाली कराना का आशय था लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। क्या आपको मालूम है कि गैस चैम्बरों को क्या कहा जाता था? उन्हें संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। क्या कहते थे तो संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। गैस चैम्बर स्नानागार जैसा दिखाई देते थे और उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। एक यहाँ पर जो है बात हम देखेंगे, जो यहाँ पर संक्रमण मुक्ति क्षेत्र क्या कहलाता है। जो गैस चैम्बर होते थे उसको क्या कहते थे तो संक्रमण मुक्ति क्षेत्र। वहाँ पर लोगों को लेकर जाया जाता था और वहाँ पर जो है देखने में कैसा तो स्नानागार जैसा, वहाँ पर आपको नकली फव्वारे भी लगे होते थे। आगे हम देखेंगे एक शब्द जो है और यहाँ पर है औरत के लिए जो हिटलर ने बोला है कि न्यूरेमबर्ग पार्टी रैली में 8 सितंबर 1934 को ही हिटलर ने यह भी कहा था, औरत किसी समुदाय के संरक्षण में सबसे स्थिर तत्व है। उसे इस बात का सबसे अच्छी तरह से पता होता है कि अपनी नस्ल को खत्म होने से बचाने के लिए क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि उसी के बच्चे हैं जो इस सारी पीड़ा से सबसे पहले प्रभावित होंगे। इसीलिए हमने नस्ली समुदाय के संघर्ष में औरत को भी वही जगह दी है जो प्रकृति और नियति के अनुसार है। अगला टॉपिक जो यहाँ पर पॉइंट है कि शासन के लिए समर्थन हासिल करने और नाज़ी विश्व दृष्टिकोण को फैलाने के लिए मीडिया का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया गया, और जो है यहाँ पर बहुत ही सोच समझकर इस्तेमाल किया गया, और जो है नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों और इश्तहारी पर्चों में खूब सहारा लिया जाता था। पोस्टरों में जर्मन के दुश्मनों की रटाई छवियां दिखाई जाती थी, उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर और पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। प्रचार फिल्मों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने पर जोर दिया जाता था। द एटर्नल जीव मतलब अच्छे यहूदी इस सूची में सबसे कुख्यात फिल्म है। परंपरा प्रिय यहूदियों को खास तरह की छवियों में पेश किया जाता था। उन्हें दाढ़ी बढ़ाए और काफ्तान मतलब चोगा पहने दिखाया जाता था, जबकि वास्तव में जर्मन यहूदियों और बाकी जर्मनों के बीच कोई फर्क करना असंभव था, क्योंकि दोनों समुदाय एक दूसरे से काफ़ी घुले मिले हुए थे। उन्हें केचुआ, चूहा और कीड़ा जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता था। उनकी चाल ढाल की तुलना कुतरने वाले छुछुंदरी जैसे जीवों से की जाती थी। नासीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला और उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफरत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। इसी अभियान से नासीवाद का सामाजिक आधार पैदा हुआ।
देखिए नाज़ियों ने आबादी के सभी हिस्सों को आकर्षित करने के लिए प्रयास किए। पूरे समाज को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उन्होंने लोगों को इस बात का एहसास कराया कि उनकी समस्याओं को सिर्फ नाज़ी ही हल कर सकता है। ये देख सकते हैं जो कि चित्र में दिखाया गया है, एक यहूदियों पर हमला करता है एक नाज़ी जो पोस्टर, यहूदी पर हमला करता है एक नाज़ी पोस्टर, जो कि पोस्टर में लिखा गया है कि पैसा ही यहूदी का भगवान है। पैसे के लिए वह भयानक अपराध करता है। वह तब तक चैन में नहीं बैठता जब तक कि नोटों से भरे बोरे पर ना बैठ जाए, जब तक कि वह पैसे का राजा ना हो जाए। ये जो है यहूदियों को ऐसे करके दिखाया गया था। यहाँ पर क्रियाकलाप है, आप जो है अगर आप यहूदी औरत या गैर यहूदी जर्मन औरत हैं तो हिटलर के विचार से प्रतिक्रिया क्या होती है, यहाँ पर प्रतिक्रिया देंगे। क्या यहाँ पर आपके जो है प्रभाव पड़ेंगे आप पर। यहाँ पर विचार जो है, यहाँ पर जो दिया गया है, जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों। जर्मन यहाँ पर जो है कविता लिखी गई है और लिखा गया है कि जर्मन किसान तुम सिर्फ हिटलर के हो क्यों। देखिए आज दो भयानक पाठों के बीच पिस रहा है। एक खास अमेरिकी अर्थव्यवस्था यानी बड़े पूंजीवाद का, दूसरा खतरा बोल्शेविज्म और मार्क्सवादी अर्थव्यवस्था का। बड़ा पूंजीवाद और बोल्शेविज्म दोनों हाथ मिलाकर काम करते हैं। ये दोनों ही यहूदी विचारों से जन्मे हैं और विश्व यहूदीवाद की महायोजनाओं को लागू कर रहे हैं। किसान को इन खतरों से कौन बचा सकता है? केवल राष्ट्रीय समाजवाद। 1932 में छपे नास्ती पर्चे में ये लिखा गया शब्द है। नासीवाद ही सिर्फ इनको बचा सकता है। यहाँ पर जो है दिया गया है 20 के दशक में जो है एक नासी पोस्टर लिखाया गया, जिसमें हिटलर को देख सकते हैं, जिसमें हिटलर अग्रिम मोर्चे पर युद्धरत सिपाही बता आकर उसे वोट देने का आह्वान किया जा रहा है। क्रियाकलाप में आप जो है नासी प्रचार में हमें क्या क्या पता चलता है और उनके जो है गोलबंद करिए और उनके विचार जो है उनके जो है कैसे थे, हिस्सा गोलबंद करने के लिए नासी ने क्या क्या प्रयास किए, ये क्रियाकलाप में आप करिएगा। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं जो है तिथि है, यहाँ पर से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे गए हैं। क्या क्या तिथि हैं, कौन कौन तिथि हैं? तो तिथि आपका है पहला 1 अगस्त 1914, पहला जो है विश्व युद्ध शुरू हुआ। कब? तो 1 अगस्त 1914 को। दूसरा 9 नवंबर 1918, जर्मनी के घुटने टेक दिए, युद्ध समाप्त हुआ। जर्मनी घुटना टेकता है, युद्ध समाप्त। पहला याद रखेंगे 1 अगस्त 1914 को युद्ध शुरू होता है पहला, और 9 नवंबर 1918 को समाप्त होता है। वहीं 9 नवंबर 1918 को वाइमर गणराज्य की स्थापना का ऐलान होता है और 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी का पोलैंड पर जो है घोषणा होता है और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम किया जाता है, शुरू होता है और 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद पड़ता है। कब? तो 8 दिसंबर 1941 को। और 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें जो हैं ऑस्विट्स को मुक्त कराती है और 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों की विजय होती है। कब? तो 8 मई 1945 को। आगे हम देखेंगे, यहाँ पर बहुत सारे शब्द जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, जो आपको डेट याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपसे विश्व इतिहास में, ये जो हैं क्वेश्चन बार बार आते हैं। पहला 1 अगस्त, एक बार हम पुनः आपको दोहरा देते हैं, लेकिन जो है आप ये ध्यान दीजिएगा, आपको याद होना चाहिए। पहला 1 अगस्त 1914 पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। दूसरा 9 नवंबर 1918 जर्मनी के घुटने टेके और युद्ध समाप्त। 9 नवंबर 1918, 4 साल बाद। और 9 नवंबर 1918 को ही वाइमर गणराज्य की स्थापना होती है, ऐलान होता है। और 28 जून 1919 को वर्साई की संधि होती है। वर्साई की संधि कब? तो 28 जून 1919 को। 30 जनवरी 1933 को हिटलर जर्मनी का चांसलर बनता है। कब बनता है? 30 जनवरी 1933 को। 30 जनवरी 1933 को हिटलर चांसलर बनता है। 1 सितंबर 1939 को क्या करता है? जर्मनी में हिटलर जो है
जर्मनी का पोलैंड पर घुसना होता है और दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। कब? तो 1 सितंबर 1939 को। 22 जून 1941 को जर्मन सेनाएं सोवियत संघ में घुसती है। तो अगला है 23 जून 1941 को यहूदियों का कत्लेआम शुरू हो जाता है और 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका भी दूसरे युद्ध में घुस कूद पड़ता है और 27 जनवरी 1945 को सोवियत फौजें जो हैं ऑबिट्स को मुक्त कराती है और 8 मई 1945 को यूरोप में मित्र राष्ट्रों का विजय होता है। मतलब युद्ध यहीं पर समाप्त होता है। अगला यहाँ पर हम देखेंगे जो आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। आम जनता और मानवता के खिलाफ अपराध। देखिए नासीवाद पर जो है आम लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही। तो बहुत सारे लोग नासी शब्दा आंडवर और धुआंधार प्रचार का शिकार हो गए। वे दुनिया को नासी नज़रों से देखने लगे और अपनी भावनाओं को नासी शब्दावलियों में ही व्यक्त करने लगे। किसी यहूदी से आमना सामना हो जाने पर उन्हें उनके जो है अपने भीतर गहरी नफरत और गुस्से का एहसास होता था। उन्होंने न केवल यहूदियों के घरों के बाहर निशान लगा दिए बल्कि जिन पड़ोसियों पर शक था उनके बारे में पुलिस को भी सूचित कर दिया। उन्हें पक्का विश्वास था कि नासीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएगा। यही व्यवस्था और जो है सबका कल्याण करेगी। यही जो है व्यवस्था सबका कल्याण करेगी। दूसरा, अमेरिकी जो है लेकिन जर्मनी का हर व्यक्ति नासी नहीं था। बहुत सारे लोगों ने पुलिस दमन और मौत की आशंका के बावजूद नासीवाद का जमकर विरोध किया। लेकिन जर्मन आबादी का एक बड़ा हिस्सा जो था हिस्सा इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य दर्शक और उदासीन साक्षी बना हुआ था। लोग कोई विरोधी कदम उठाए अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंख फेर कर चल देना ज़्यादा बेहतर मानते थे। पादरी ल्योरर ने नासियों का लगातार विरोध किया। कौन थे? निम्यूलर। और उन्होंने पाया कि नासी साम्राज्य में लोगों पर जिस तरह से निर्मम और संगठित जुल्म किए जा रहे हैं उनका जर्मनी की आम जनता विरोध नहीं कर पाती थी। जनता एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थी। गेस्तापो की दहशतनाक कार्यशैली और कुकृत्यों का पर जो है निशाना साधते हुए खामोशी के बारे में उन्होंने मर्मस्पर्शी ढंग से लिखा है। क्या लिखा है? तो पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, वे कम्युनिस्ट नहीं था। पहले वे कम्युनिस्टों को ढूंढते आए, मैं कम्युनिस्ट नहीं था इसलिए मैं कुछ नहीं कहा। फिर वे सोशल डेमोक्रेट्स को ढूंढते आए, मैं सोशल डेमोक्रेट नहीं था इसलिए चुप रहा। इसके बाद वे ट्रेड यूनियन वाले को ढूंढते आए पर मैं ट्रेड यूनियन में नहीं था। फिर वे यहूदियों को ढूंढते आए लेकिन मैं यहूदी नहीं था इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। फिर अंत में जब वे मेरे लिए आए तो वहाँ कोई नहीं बचा था जो मेरे साथ खड़ा हो सके। जब वो उनके लिए ढूंढने आए तो कोई वहाँ पर नहीं बचा जो उनके साथ खड़े हो पाए। यहाँ पर बॉक्स है कि सबकी मृत्यु हो चुकी थी, सबको मार दिया था। अगला है यहाँ पर बॉक्स में लिखा गया क्या नासियों द्वारा सताए गए लोगों के प्रति हमदर्दी का अभाव केवल दहशत की वजह से था? लॉरेंस रीस का कहना है कि यह मानना गलत होगा। लॉरेंस रीस ने हाल ही में अपने वृत्त चित्र द नाथसीज ए वार्निंग फ्रॉम हिस्ट्री के लिए तरह तरह के लोगों से बातचीत की थी। इसी सिलसिले में उन्होंने एना कॉक्स से बात की जो 1930 के दशक में किशोरी थी और अब दादी बन चुकी है। एना ने रीस से कहा 30 के दशक में एक उम्मीद सी दिखाई देती थी। यह बेरोजगारों के लिए ही नहीं बल्कि हर किसी के लिए उम्मीद का दौर था क्योंकि हम सभी दबा कुचला महसूस करते थे। अपने अनुभव के आधार पर मैं कह सकती हूँ कि उन दिनों तनख्वाहें बढ़ी थी और जर्मनी को मानो अपना उद्देश्य दोबारा मिल गया था। कम से कम मुझे तो यही लगता था कि वह अच्छा दौर था। मुझे अच्छा लगता था। ये क्रियाकलाप में जो है एना कात्स ने क्यों कहा और कम से कम मुझे तो यही लगता था। आप उनके राय को क्या कह सकते? मतलब वहाँ पर ऐसा कोई व्यवस्था नहीं था, इसीलिए उनको जो है कम से कम कुछ मिल रहा था।
देखिए, नाज़ी जर्मन में यहूदी का जो है क्या महसूस करते थे, यह जो है एक बिल्कुल अलग कहानी है। सॉल्टर बेराट ने अपनी डायरी में उन लोगों के जो है सपनों को चोरी-छिपे दर्ज किया था। बाद में उन्होंने अपनी इस डायरी को पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। जो है पढ़ने वालों को झकझोर कर रख देने वाली इस किताब का नाम थर्ड राइख ऑफ ड्रीम्स। साल्टरे ने इस किताब में बताया कि एक समय के बाद किस तरह खुद यहूदी भी अपने बारे में नाज़ियों द्वारा फैलाई जा रही रूढ़ छवियों पर यकीन करने लगे थे। अपने सपनों में उन्हें भी अपनी नाक आगे से मुड़ी हुई बाल व आंखें काले और यहूदियों जैसी शक्ल सूरत व चाल ढाल दिखने लगी थी। नाज़ी प्रेस में यहूदियों की जो छवियां और तस्वीरें छपती थी, वे दिन रात यहूदियों का पीछा कर रही थी। वे छवियां सपनों में भी उनका पीछा नहीं छोड़ती थी। बहुत सारे यहूदी गैस चैम्बर में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गए। यहूदी गैस चैम्बर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते थे। देखिए, महाध्वंस होलोकास्ट के बारे में जानकारियाँ। एक चित्र यहाँ पर आपको दिया गया है कि जो वारसा घेटों के निवासियों में इस्तेमाल इकट्ठा किए गए उन्हें दूध के 3 टीनों में रख दिया गया। और यहाँ पर जो दिखाया गया है कि वारसा घेटों के निवासियों ने दस्तावेज इकट्ठा किए और उन्हें जो है दूध के तीन टीनों में रख दिया गया। और जो है जब यह तय दिखाई देने लगा कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने 1943 में तीनों कनस्तरों को अपनी काल कोठरियों के तहखाने में दबा दिया। ये कनस्तर 1950 में लोगों के हाथ में लगे और ये जो कनस्तर 1950 को लोगों के हाथ लगते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा गया है कि महाध्वंस में कि नाज़ी तौर तरीकों के जानकारी नाज़ी शासन और आखिरी सालों में रिस कर जर्मनी से बाहर जो है जाने लगी थी। लेकिन वहाँ कितना भीषण रक्तपात और बर्बर दमन हुआ था, उसका अंदाज़ा जो है तो दुनिया के युद्ध खत्म होने और जर्मनी के हार के बाद ही पता लग पाया। जर्मन समाज तो मलबे में दबे एक पराजित राष्ट्र के रूप में अपनी दुर्दशा से दुखी था ही, लेकिन यहूदी भी चाहते थे कि दुनिया उन भीषण अत्याचारों और पीड़ाओं को याद रखे जो उन्हें नाज़ी कत्लेआम में झेली थी। इन्हीं कत्लेआमों को महाध्वंस मतलब होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। जब दमन चक्र अपने शिखर पर था, उन्हीं दिनों एक यहूदी टोले में रहने वाले एक आदमी ने अपनी साथी से कहा था कि वह युद्ध के बाद सिर्फ आधा घंटा ही जीना चाहता है। शायद वह दुनिया को यह बता कर जाना चाहता था कि नाज़ी जर्मन में क्या क्या हो रहा था। जो कुछ हुआ उसकी गवाही देने और जो भी दस्तावेज हाथ आए उन्हें बचाए रखने की यह अदम्य चाह जो है घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों में गहरे तौर पर देखी जा सकती है। उनमें से बहुतों ने डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी और दस्तावेजों के संग्रह बनाए। लेकिन इसके विपरीत जब यह दिखाई देने लगा कि अब युद्ध में नाज़ियों की पराजय तय है, तो नाज़ी नेतृत्व ने दफ्तरों में मौजूद तमाम सबूतों को नष्ट करने के लिए अपने कर्मचारियों को पेट्रोल बांटना शुरू कर दिया। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृतियों, लेखों, साहित्य, वृत्त चित्रों, शायरी, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन स्याह दिनों में भी प्रतिरोध का साहस दिखाया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक की यादगार हैं, जिन्होंने ये जुल्म उठाए और उनके लिए चेतावनी की आवाज़ें जो खामोशी में सब कुछ देखते रहे। एक जो है यहाँ पर जो चित्र है उसमें है कि डेनमार्क ने अपने यहूदियों को चोरी छिपे जर्मनी में निकाल लिया था। यह काम के लिए इस्तेमाल की गई नौकाओं में से एक है। जो नौका है ये आगे यहाँ पर देखिए, गांधी जी के द्वारा जो लिखा गया पत्र है उसको हम पढ़ेंगे। तो हिटलर को गांधी जी का एक पत्र जाता है 23 जुलाई 1939 को वर्धा प्रांत भारत से।
और दूसरा पत्र यहाँ पर जाता है हिटलर को। गांधी जी का पत्र जो है वर्धा से जाता है 24 दिसंबर 1940 को। पहले पत्र को हम पढ़ेंगे। तो पहला पत्र है, प्रिय मित्र, मित्रों का यह आग्रह है कि मानवता की खातिर मैं आपको कुछ लिखूं, लेकिन मैं उनके अनुरोध को अस्वीकार करता रहा हूं, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि मेरा आपको पत्र लिखना धृष्टता होगी। और लेकिन मुझे कुछ ऐसा लगता है कि इस मामले में मुझे हिसाब किताब करके नहीं चलना चाहिए और मुझे आपसे अपील करनी ही चाहिए, चाहे वह जिस लायक हो। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आज संसार में आप ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उस युद्ध को रोक सकते हैं जो मानव जाति को बर्बर और अवस्था में पहुंचा सकता है। क्या आपको किसी उद्देश्य के लिए इतना बड़ा मूल्य चुकाना चाहिए, फिर चाहे वह उद्देश्य आपकी दृष्टि में कितना ही महान क्यों ना हो? क्या आप एक ऐसे व्यक्ति की अपील पर ध्यान देंगे जिसने सोच विचार कर युद्ध के तरीके का त्याग कर दिया और इसमें जो है उसे काफ़ी सफलता भी मिली है? जो भी हो, मैं यह मान लेता हूँ कि यदि मैं आपको पत्र लिख कर कोई भूल की है तो उसके लिए आप मुझे क्षमा कर देंगे। मैं आपका सच्चा मित्र, यहाँ पर आपका सच्चा मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। ये जो है भारत सरकार द्वारा जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्री द्वारा प्रकाशन होता है। यहाँ पर अगला है 24 दिसंबर को जाता है पत्र। हमें अहिंसा के रूप में एक ऐसी शक्ति प्राप्त हो गई जिसे यदि संगठित कर लिया जाए तो वह संसार भर की सभी प्रबलतम हिंसात्मक शक्तियों में गठजोड़ का मुकाबला कर सकती है। जैसा कि मैंने कहा, अहिंसात्मक तरीके में पराजय का नाम कोई चीज़ है ही नहीं। यह तरीका तो बिना मारे या चोट पहुंचाए करने या मरने का तरीका है। इसका इस्तेमाल करने में धन की कोई ज़रूरत नहीं है, लगभग जो कोई ज़रूरत नहीं, और उस बिना शास्त्र की तो नहीं ही जिसे आपने पूर्णतः चरम बिंदु पर पहुंचा दिया है। मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि आप यह भी नहीं देख पाते कि विनाशकारी यंत्रों पर किसी का एकाधिकार नहीं है। अगर ब्रिटिश लोग नहीं तो कोई और देश निश्चय ही आपके तरीकों से ज़्यादा बेहतर तरीका ईजाद कर लेगा और आपके ही तरीकों से आपको नीचा दिखाएगा। आप अपने देशवासियों के लिए कोई ऐसी विरासत नहीं छोड़ रहे हैं जिसे उन पर गर्व होगा। वे एक क्रूर कर्म की चर्चा करने में गर्व का अनुभव नहीं करेंगे, फिर भले ही वह जो है कृत्य कितने ही निपुणतापूर्वक नियोजित क्यों ना किया गया हो। अतः मैं मानवता के नाम पर आपसे युद्ध रोक देने की अपील करता हूँ। हृदय से आपका मित्र मोहनदास करमचंद गांधी। ये भी जो है सूचना प्रकाशन मंत्री द्वारा जो है मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया गया। तो इस प्रकार आपका जो है ये चैप्टर थोड़ा बहुत बड़ा था और हिटलर के बारे में था, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आते हैं, एक बार, दो बार, तीन बार, जितना बार हो। विश्व इतिहास को पढ़ना है तो आप हिटलर के बारे में पढ़िए, कैसे नाज़ीवाद का उदय होता है, कैसे हिटलर का जो है समाप्त होता है, कैसे जो है यहाँ पर महिलाओं के साथ, यहाँ पर यहूदियों के साथ, यहाँ पर जो है कैसे लोगों के साथ क्रूरता और दमनात्मक विधि अपनाई जाती है। पहला युद्ध से लेकर दूसरा युद्ध तक जो है भारत जो है दूसरा विश्व युद्ध में भी जो है अंग्रेज़ों के द्वारा साथ किया गया था, लेकिन यहाँ पर गांधी जी का अनुरोध भी देखा गया, जो हिटलर को 2 पत्र लिखे गए वर्धा से। और यहाँ पर आपको ये भी देखा गया कि कैसे जो है हिटलर ने अपने जो है पहले विश्व युद्ध को देखकर, पहले विश्व युद्ध की जो दुर्दशा जो आपको वर्साई की संधि हुई थी उसको देखकर वो कितना दुखी था और उसका बदला लेने के लिए उसने द्वितीय विश्व युद्ध को अंजाम दिया। ये सारे बात आपने इस अध्याय में देखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हम जो है इस चैप्टर को अब यहीं पर रखेंगे और आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे। आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अगले चैप्टर में। इस विश्व इतिहास के जो है अगला चैप्टर जो होगा, चौथा अध्याय होगा। नम्मा NCERT हम पढ़ रहे हैं, ये विश्व इतिहास है और इसमें जो है समकालीन भारत की बात भी ही कही गई है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।